Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, मैं रोहितास लोचिप एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़साना के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ दिनों से अपन ने एक मुहिम छेड़ रखी है केमिस्ट्री में आवर्त सारणी के नाम से, और आवर्त सारणी की जितनी खास बातें, जितने क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और चर्चाएं करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स तक की बातें अपन ने कंप्लीट कर ली थी, जितने क्वेश्चंस बनते हैं अपन ने सब डिस्कस किए थे। आज उसी बिंदु को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और बात जो होगी वो होगी पी ब्लॉक तत्व। दूसरा ब्लॉक आता है पी ब्लॉक तत्व। डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन क्या है आप सभी जानते हो कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन भरें तो लास्ट में कौन सा कक्षक आना चाहिए, उसमें पी। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व। और इसमें जो तत्व हैं वो बड़े विशेष और बढ़िया क्वेश्चन लिए हुए रखते हैं। पहली बात होगी इस पी ब्लॉक तत्व की कहाँ है, दूसरी बात कितने तत्व हैं। तो देखो, पहली बात मैं यहाँ से बोल देता हूँ, वर्ग नंबर 13 से वर्ग 18 तक के तत्व। ध्यान से देखोगे कि जो 13वां वर्ग है आवर्त सारणी का, वहां से लेकर के 18वें नंबर का जो ग्रुप है वहां तक के सब जो तत्व, देखो याद रखो कि पहला जो वर्ग था और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक है। उसके बाद में 3 से लेकर 10 तक की अपन ने बात नहीं की है, वो डी ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद में अपन 13 से लेकर 18 तक की बात करूँ ना, तो 13 से 18 तक के ये जो ग्रुप, ये जो तत्व हैं, ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट में। दूसरा क्वेश्चन इसमें बेहद खास ये भी ध्यान रखना है कि इसमें धातु, अधातु व उप धातु सभी तत्व हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा ब्लॉक है या वह कौन से वर्ग है जिसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि पी ब्लॉक वह एलिमेंट है, पी ब्लॉक वाले जितने एलिमेंट है, पी ब्लॉक वाले जितने तत्व हैं, उन तत्वों में धातु भी होंगे, अधातु भी होंगे, उपधातु भी होंगे। कैसे? जब अपन ने बात करें आवर्त सारणी की तो यूं आवर्त सारणी आपको दिखाई देगी ऐसे, ये पहला, दूसरा, ये 4 धातु, ये 4 मर्दा धातु। उसके बाद में 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, इस प्रकार ग्रुप बने हुए हैं। तो ये यहाँ से देखे अपन, तो यहाँ से बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। ये तो यहाँ पर अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया और एक बार बात भी की थी कि यहाँ पर जो ये तत्व हैं ये कहलाते हैं बॉर्डर लाइन तत्व। और इनकी कैटेगरीज क्या हैं? इनकी कैटेगरीज है किस प्रकार की? मेटलोइड्स यानी उपधातु। इधर जितने रखे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं? अधातु हैं। और इधर वाली साइड में क्या आ गई? धातु। तो अब आप दिमाग लगा लीजिए, मैं इतने ते अगर पूरे वर्ग की बात करूं, इतने ते अगर भाग की बात करूं, तो इसमें देखिए इधर वाले पार्ट में धातु हैं, बीच में उपधातुएं हैं और इधर वाले पार्ट में क्या है? अधातुएं। तो कहने का मतलब ये है, जो अपना पी ब्लॉक है तत्व, पी ब्लॉक ऐसा एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। नेक्स्ट जो बात होती है इससे संबंधित अगला जो क्वेश्चन है, अगली बात यह ऐसा एलिमेंट है जिसमें तत्व तीनों अवस्थाओं में मिलेंगे, ठोस, द्रव व गैस। ये 3 स्टेज हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव व गैस। तीनों अवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में एक तो अपन ने पढ़ा धातु, अधातु, उपधातु पाए जाते हैं। दूसरा क्या पढ़ लिया? ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अगली खास बात, कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों की संख्या। पहली बात होगी, मैंने पहले कहा है कि इनमें क्या होगा? लैंग्वेज घूमेगी, उसी का अपने को ध्यान रखना है। स्थिति के आधार पर
तत्व। स्थिति के आधार पर इसमें कितने तत्व रखे गए हैं? 37। वहाँ कितने थे? एस ब्लॉक में 13 तत्व थे, जबकि यहाँ कितने हैं? 37। दूसरा देखोगे आप गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, तो गुणों के आधार पर इसमें 37 तो थे, प्लस एक कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। और कितने हो सकते हैं? 38। तीसरी बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, और जैसा कि आप लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था कि हीलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस में है, और यदि वहाँ एस में है तो यहाँ से ये जो 37 थे वहाँ से क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। कौन हट जाएगा यहाँ से? तो आप याद रखोगे हीलियम हट जाएगा। अब तक की जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। क्या है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्व जो हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? तो आपका आंसर होगा पी ब्लॉक में आते हैं। दूसरा प्रश्न, इसमें यह ऐसा एलिमेंट, ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु है, धातु सभी मिक्स हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में धातुएं पाई जाती हैं। इसमें कुल 37 तत्व हैं उनकी स्थिति के आधार पर, जिनको वास्तव में रखा गया है। जबकि दूसरी बात करो आप गुणों के आधार पर इसमें बात की जाए तो इसमें 37 तो पहले थे हाइड्रोजन, और इसके अधातुओं जैसे गुण रखता है, इसलिए आप क्या रखोगे? इसे 38 बना देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप देखोगे तो इसमें कितने? 36 आते हैं। और कौन सा नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर? हीलियम। अब आगे बात करें इसके गुणों की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो गुण हैं वहां से अगली बात होगी, तो वहां देखें अगला। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन अगले बिंदु की ओर बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ देखिए, नेक्स्ट अगली जो कहानी रहती है, एक एक वर्ग के बारे में पढ़नी है ताकि अपने आवर्त सारणी के जितने तत्व हैं, जितने एलिमेंट्स अपन ने रखे हैं, वो सारे आपके दिमाग में छप जाएं। सबसे पहली बात होगी वो स्टार्ट होगी वर्ग नंबर 13 से। एक एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। 13वां जो ग्रुप है, 13वां जो वर्ग है, उसमें जो तत्व आते हैं वो आता है बोरोन, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम, और फिर आता है थैलियम। ये है वर्ग नंबर 13। यहां से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं? इनके गुणों के आधार पर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक बार आप समझें। एक तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का, एक ध्यान रखना है गैलियम का। एल्यूमिनियम की क्या बात है तो आप इसके बारे में ध्यान रखोगे। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक ऐसा तत्व है जो क्या पाया जाता है? भूपर्पटी पर। देखिए आप एक बार थोड़ा सा यहाँ देखोगे, कुछ इस प्रकार की ये आवर्त सारणी रही होगी, इस प्रकार की। उसके बाद में यहाँ कुछ ऐसा रहा, ऐसा। तो अगर आप यहाँ से मार्क करना चाहो ना तो कुछ यूं मार्क करेंगे। ये लीजिए, ये वाले तो क्या हैं आपके? ये बीच वाले हैं उपधातु। तो बताइए ये क्या है? धातु। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आप एल्यूमिनियम को किस में गिनोगे? तो आप एल्यूमिनियम को किस में गिनेंगे साहब? धातुओं में। दूसरा खास प्रश्न जो पूछा गया है ग्रुप डी लेवल पर कई बार, ये कार्बन। कार्बन क्या है? एक धातु है, उपधातु है, अधातु है? तो यहाँ इस चित्र को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो बीच वाले, ये तो सीमा रेखा वाले हैं, इसके इधर सारी धातुएं, इधर सारी क्या है? अधातु। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। बड़ा विशेष बिंदु आता है, सबसे ज्यादा महत्व जो होता है केमिस्ट्री के अंदर इस कार्बन का ही है भाई। क्या खेल खेलता है कार्बन, अपन देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने क्या कहा? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बारे में आपने ये जान लिया होगा कि ये क्या है? एक प्रकार की धातु। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। फिर मैंने कहा था क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, कौन सबसे हल्का धातु है, कौन सबसे हल्का तत्व है, कौन सबसे हल्का अधातु है। अभी अपन ने बात की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। ये आपसे क्वेश्चन में आए तो आपका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। और अगर आपसे तत्व पूछ ले तो वो एल्यूमिनियम नहीं, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा क्रम लिख देता हूं। भूपर्पटी के तत्व कौन कौन से किस क्रम में पाए जाते हैं? वैसे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन पाया जाता है।
सिलिकॉन के बाद में आप कहोगे क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम के बाद में फेरस Fe पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। उसके बाद में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये बड़ी खास बात है, प्रश्न पूछ सकता है पटवारी लेवल पर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनको बढ़ते या घटते क्रम में जमाइए। ज्योग्राफी में बन सकता है। भूपरपटी की बात करें, अर्थ क्राइस्ट की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है, बात होगी तत्व की, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन। सिलिकॉन के अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। अब क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम। तो प्रश्न अपना देखिए बिल्कुल क्लियर है। भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए धातु, तो धातु कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और तत्व पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, जिसकी चर्चाएं आगे चलेगी। नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात होगी। दूसरी बात आती है गैलियम की। और इस गैलियम के लिए क्या होता है, ये कहा जाता है कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये बात वास्तव में सत्यता है नहीं। द्रव अवस्था में देखोगे ना, जनरली आप अगर द्रव अवस्थाओं में देखोगे तो द्रव अवस्था में जनरली जो हमेशा पाया जाता है वो पारा पाया जाता है धातु में। लेकिन गैलियम आप हथेली पर कुछ देर रखोगे तब द्रव हो जाएगा। तो आप क्या रखोगे इसके बारे में, हथेली पर रखने से यह धातु, यहां फिर गौर से गौर करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, धातु। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, धातु है, धातु उपधातु, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके पास। हथेली पर रखने से यह धातु कौन सी अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो ये बात हुई वर्ग नंबर 13 की। जो वर्ग नंबर 13 है वहां से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। एक तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम से संबंधित, और एक किससे संबंधित पूछा जा सकता है, गैलियम से संबंधित। एक और आता है एल्यूमिनियम के लिए कि ये विद्युत का भी अच्छा चालक होता है, लेकिन वो चीज मैं आपको बताऊंगा जब अपन चांदी के बारे में पढ़ेंगे। चांदी सबसे अच्छी चालक होती है, चांदी फिर कॉपर फिर एल्यूमिनियम, तो वहां वो क्रम देख लेंगे। फिलहाल अपन ज्यादा कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने भूपरपटी के आधार पर लिखा है। दो ही बातें बताई है, एल्यूमिनियम भूपरपटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर फेरस, फिर मैग्नीशियम। नेक्स्ट जो बात होगी गैलियम, Ga ये क्या है, ये आप बोलोगे ये क्या है, गैलियम। और जिसकी चर्चाएं हुई थी, आप याद करने का प्रयास करें। जब अपन ने मेंडलीव पढ़ा था तो मैंने ये लिखा था BSc, एका बोरोन का प्रतिस्थापन हुआ था स्कैंडियम से। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एका एल्यूमिनियम, एक पढ़ा था अपन ने एका एल्यूमिनियम, एक पढ़ा था एका सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन किससे, गैलियम से। एका सिलिकॉन का हुआ था जर्मेनियम से, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये वो वाला गैलियम है। और इस गैलियम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी धातु है जिसे यदि अपना हथेली पर रख लें तो वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा, द्रव अवस्था में, वरना ये कौन सी में पाया जाता है, ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ग नंबर 13 की बात कंप्लीट होती है और वर्ग नंबर 14 के ऊपर अपन चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काम की बातें हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट वर्ग 13 के बाद में अगली बात होगी वर्ग नंबर 14। और वर्ग नंबर 14 कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीपी। खास जो बात होती है, मैंने अभी कहा था अगर आपको केमिस्ट्री देखनी है तो सबसे ज़्यादा किसके साथ माथाफोड़ी करने को मिलेगी, कार्बन के साथ। और फिर अपन बात करेंगे एक इसके अंदर किसकी बात कर लेंगे, पीबी लेड की। देखिए इनमें क्या खास बात आती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम दोनों क्या है, उपधातु। तो इनके लिए इनका उपयोग तो अपन किसका, चिप वगैरह बनाने में कर लेते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा कि सिलिकॉन क्या है, ऑक्सीजन के बाद में क्या पाया जाता है, भूपरपटी पर पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल अपन ने यही क्लियर कर ली। अब इसमें जो अगली बात होगी, खास बात जो अपने को पढ़नी है, वो बात होगी कुछ खास, एक तो कार्बन से संबंधित और एक शीशे से संबंधित। कार्बन से संबंधित देखें, कार्बन से संबंधित तो आपका पहला प्रश्न ऐसा होगा कि प्रकृति में सर्वाधिक
यौगिक कौन बनाता है? तो आप बताओगे कार्बन। सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है, यौगिकों का निर्माण करता है। इसी कार्बन के आधार पर केमिस्ट्री का एक पार्ट ही डिवाइड होकर अलग पढ़ते हैं पूरा का पूरा, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा खेल किसका रचा हुआ है? कार्बन का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कार्बन की। तो ये क्या है? ऐसा सर्वाधिक यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। अब क्यों करता है, बात ये आती है। तो आप यहां पर ये बता सकते हो क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक नया शब्द आया है और वो क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है सीरीज बनाना। कैसे बनाएं? कि देखिए श्रृंखलाएं कैसे बनेंगी। ये एक कार्बन था, अगर कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व होता, जैसे अब मैं बात कर लीजिए सोडियम की बात करता हूं, तो ये सोडियम दूसरे सोडियम के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। ये क्या करता है? लेकिन कार्बन एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ सकता है, ये वाला कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ जुड़ सकता है, फिर ये किसी अन्य के साथ जुड़ सकता है, ये इधर जुड़ सकता है, इधर कार्बन जुड़ सकता है, इधर कार्बन जुड़ सकता है। तो देखिए यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि एक अकेला कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी क्या बना लेता है? श्रृंखला बना लेता है। और इसी कारण क्या होगा? इसके जो यौगिक होंगे वो क्या होंगे? सर्वाधिक। तो पहली चीज अपन ने समझी कि कार्बन क्या है? ये सर्वाधिक यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाने की क्या पाई जाती है? नेचर पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। पहली खास बात होगी। उसके बाद में अपन चलते हैं दूसरी। अभी अपन ने पढ़ा कार्बन एक ऐसी अधातु है, अधातु है। अब बात करूं मैं, थोड़ा सा पॉइंट से हटा रहा हूं और थोड़ा सा दूसरी तरफ आपका ध्यान लेके जा रहा हूं। अपन ने ये पढ़ा आवर्त सारणी में धातु, और एक क्या पढ़ रहे हैं अपन? अधातु। एक बार मैं थोड़ा सा इनमें अंतर बता रहा हूं, ध्यान रखो। धातुएं वे होती हैं जिनमें क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए। पहली बात, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है। तो धातुओं के गुण कैसे पता चल रहे? भौतिक गुण देख रहे हैं, दूर से देखेंगे तो ठोस दिखेंगी, उनमें क्या होगी? चमक होगी। उसमें क्या होगी? तन्यता होगी। उनमें होगी आघात वर्धनीयता। एक एक वर्ड का मतलब होता है। तन्यता का मतलब जिसे अपन तार के रूप में खींच सके। आघात वर्धनीय का मतलब जिसमें चोट सहन करने की क्षमता अधिक हो। अगर एक तो मान लीजिए जैसे कांच है, कांच पर अपन चोट करेंगे तो वो बिखर जाएगा, इस प्रकृति को कहा जाता है भंगुर प्रकृति। और दूसरा, किसी भी मान लीजिए लोहा है, हम उसको पीटेंगे तो वो धीरे धीरे फैलता जाएगा, इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। और किसी भी पदार्थ या किसी भी जो अपना तत्व, उसे अगर अपन तार के रूप में बना सके, उसे कहा जाता है तन्यता। नेक्स्ट क्या कहा? चमक होती है, ठोस होती है। सबसे खास बात ये क्या होती है भाई? ये आप बोलोगे विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं। जबकि अधातुओं में यहां पर आप ये कहोगे कि विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक। कुचालक से बढ़िया अचालक बोल सकते हैं इसे। ये क्या कहलाती है? अधातुएं विद्युत की कुचालक या अचालक होती है, मतलब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन का एक अपरूप आता है हीरा, एक ग्रेफाइट, एक फुलरिन। ये तो आते हैं क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप अलग होते हैं। तो इसका जो कार्बन एक ऐसी धातु है जो क्या कर सकता है, यहां मैंने लिखा है कार्बन एक ऐसी अधातु है। और अधातु है तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि ये क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे, इंसुलेटर होंगे, कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। लेकिन अब बात चलेगी अपनी आगे। कार्बन एक ऐसी धातु है जो अपन बोल सकते हैं जो विद्युत धारा का चालन करती है। और यहां पर ये भी ध्यान रखोगे किस रूप में करती है, तो आप ध्यान रखेंगे अपने ग्रेफाइट के रूप में।
अगर बात करें कार्बन का हीरा जो है, हीरा तो बिल्कुल कठोर होता है और उसमें कोई चालन नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत का चालन करती है। ये समझेंगे आगे क्यों करती है। अगर आप देखो तो थोड़ा सा इसमें कार्बन जो एक कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। देखिए ग्रेफाइट की बात करूं, और हीरा जो है वो क्या होता है, 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। अब एक बात ध्यान रखोगे, थोड़ा सा इसी में आवर्त सारणी में आगे पढ़ेंगे अपन संयोजकता के नाम से, यानी जुड़ने की क्षमता कितनी है। कार्बन की जुड़ने की क्षमता क्या है, 4। कितने तत्वों से जुड़ सकता है, ये चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यहां देखोगे 1 2 3 4 कंप्लीट है, क्या स्थायी है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा, कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, क्योंकि धारा जब भी आपने पढ़ी होगी ऐसा पढ़ा होगा, आवेश के प्रवाह की दर, और आवेश या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो जब इसके पास चार्ज ही नहीं है, आवेश ही नहीं है, तो फिर ये कहां से विद्युत धारा का चालन करेगा, कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए 1 2 3 ही कार्बन है, चाहिए हो सकते कितने हैं, 4 है, कितने 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है इसके पास, फ्री रहता है, मुक्त रहता है। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का क्या कर सकता है, चालन। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, वो अपनी आगे की जो बातें होंगी अपन पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। कार्बन की जो बातें मैंने बताई हैं वो ये हैं कि सर्वाधिक यौगिक बनाता है, श्रृंखलन का गुण होता है। दूसरी बात, ये ऐसी है धातु है जो विद्युत धारा का चालन कर सकती है, किस रूप में, तो मैंने बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा है इसे, ग्रेफाइट के रूप में। और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन ही है, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सीसा, अब ये तो आप जान चुके हो। अगर बात देखेंगे इसकी तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी। सीमा रेखा तत्व इधर चले गए, इधर वाले क्या है, अधातु, तो ये पीबी किस में आएगा, आप देखिए इधर की ये तो सीमा रेखा, इधर सारे अधातु, ये सारे उपधातु, इधर सारे क्या है, धातु। तो सीसा क्या है, लेड, पीबी या सीसा। तो देखिए पीबी को कहते क्या है, अपन ने पहले बताया था, पहली क्लास में बताया था, पीबी को कहा जाता है प्लम्बिक। और वैसे अपन अपनी भाषा में क्या यूज करते हैं इसके लिए, लेड या सीसा। और जो व्यवहारिक नाम है इसका, जो अपन देखते हैं जनरल यूज करते हैं, वो यही होता है, एग्जाम में भी यही पूछता है। प्लम्बिक के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है। वैसे ध्यान से देखेंगे जो लेड या सीसा है, इसकी क्या खास बात है, तो पहली बात तो ये धातु है, और धातुओं के लिए अभी आपने बात की, पीछे मैंने भी बताया कि धातु में चालकता होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, लेकिन सीसा इस बात का विरोध करता है। तो क्या होगा, इसमें धात्विक चमक नहीं होती। कौन सा तत्व है जिसमें धातुओं की, धातु होकर भी धातुओं जैसी चमक नहीं होती, तो आप बताओगे लेड या सीसा। दूसरी बात, यहां से आप देखोगे, फिर से मैं पिछली क्लास के ऊपर लेके जा रहा हूं। मैंने पहले कहा है कि अगर आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री को कंटिन्यू, तो पीछे वाले वीडियो देखकर आगे बढ़ेंगे, तभी अपनी चीजें क्लियर होती जाएंगी, अन्यथा अपने को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब ये बात बहुत पहले बताई थी मैंने, याद करें आप पिछली क्लासों में, जब भी आपको सामान्य जनरल वर्गीकरण बता रहा था मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में, शायद दूसरा वीडियो होगा अपना, उसमें मैंने ये कहा था कि 82 के बाद वाले तत्व, 82 के बाद के, 82 के बाद, 82 के बाद के जितने तत्व हैं वो प्रकृति में स्थायी नहीं होते हैं। और यदि उनको स्वतंत्र रख देंगे अपन, प्रकृति में छोड़ देंगे, तो वो कुछ किरणें, कुछ विकिरण, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने लगेंगे। क्यों, ताकि उसका नाभिक क्या होता जाए, स्थायी। और लास्ट में क्या, कब स्थायी हो जाएंगे वो, जब अपना अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करेंगे तो उनका परमाणु क्रमांक होता जाएगा, और जब लास्ट में कहां तक पहुंच जाएंगे, पीबी तक पहुंच जाएंगे, लेड या सीसा तक पहुंच जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो यानी अपने ये चीज समझ में आई कि रेडियो एक्टिव तत्व 82 के बाद के जितने तत्व वो क्या बनना चाहते हैं, तो आप ये बताओगे पीबी। तो इसे मैं कहूंगा यह सर्वाधिक स्थायी धातु है। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, और वो क्या पूछा गया है,
तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो ये है कि भाई जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका अंतिम उत्पाद क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो एक्टिविटी जहाँ जहाँ आपके सिलेबस में डाली गई है वहाँ से ये क्वेश्चन मान लीजिए, जब भी रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। रेडियो एक्टिविटी से जहाँ प्रश्न आता है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट अगर क्वेश्चन है तो ये पीबी लेड या सीसा से उठाता है। तो देखिए क्या है, यह सर्वाधिक स्थायी धातु है और इसीलिए क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्वों का, यहां मैं लिख देता हूं रेडियो एक्टिव तत्वों का अंतिम उत्पाद है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अपन ने अभी जो दो चीजें देखी हैं, वर्ग नंबर 13 और वर्ग नंबर 14 की बात की। वर्ग नंबर 13 की बात कर ली, वर्ग नंबर 14 की बात कर रहा हूं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी। ये टिन वगैरह, टिन जो है ये मूलतः काम आता है मिश्र धातुओं के निर्माण में, और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम भी है उपधातुएं हैं। बात करेंगे मूल कौन बचा, कार्बन और पीबी लेड या सीसा। कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक प्रकृति में उपस्थित है। क्यों उपस्थित है? क्योंकि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। दूसरी बात अपन ने की, यह एक ऐसी धातु है, किसकी बात कर रहा हूं, कार्बन की, जिसमें विद्युत धारा का क्या करती है, जो क्या करती है, चालन करती है। और नेक्स्ट दूसरी बात की, पीबी लेड या सीसा ऐसी धातु है जिसमें धात्विक चमक नहीं होती। ये क्या है भाई, एक मेटल है, यानी धातु और धातु होते हुए भी धातुओं के जैसी चमक नहीं रखती। दूसरा क्या कि ये प्रकृति में क्या, ये सभी तत्वों में सर्वाधिक क्या है, स्थायी है। नेक्स्ट बात जो अपन ने की कि यह रेडियो एक्टिव तत्वों का अंतिम उत्पाद है, यानी जब भी मान लीजिए आप अगर बात करोगे रेडियो एक्टिव तत्वों का, ये मान लीजिए ये यूरेनियम है, ये 92 यूरेनियम 238, और ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा, और क्या होना चाहेगा, स्थायी होना चाहेगा। तो स्थायी कब होगा ये, जब ये अपना ये जो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करता रहे, और यहाँ पर लगभग कितने परमाणु क्रमांक आ जाए, 82, और 82 पर क्या आता है, पीबी लेड या सीसा आता है। तो इसलिए अपन ने क्या कहा, स्थायी होने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व टूटते और टूट कर क्या बना लेते हैं, पीबी। इसीलिए मैंने कहा रेडियो एक्टिव तत्वों का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बात करते हैं वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18 की। फिर अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे, ए ब्लॉक पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए वर्ग नंबर 13 पढ़ा, वर्ग नंबर 14 पढ़ा। भाई इतना डिटेल आप पढ़ोगे तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलती हो जाए। और देखिए अगर अपन कंपटीशन में बैठे हैं, चाहे किसी कंपटीशन में बैठे हैं, तो जो एग्जामिनर है उस एग्जामिनर से आगे रहना होगा अपने को, क्योंकि यदि अपन इतनी तैयारी करके जाएंगे तो यहाँ तक के क्वेश्चन ही सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने को एग्जाम क्रैक करना है तो अपने को इतनी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि अपनी यहाँ तक के लेवल के क्वेश्चन से सोल्व कर सकें। तो ध्यान दोगे आप, बिल्कुल फोकस से इस चीज़ को समझते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स जो है बनाते रहें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपकी साइंस को लेकर कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अभी अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के बाद में अपन जैसे टाइम मिलेगा फिजिक्स को करेंगे, फिजिक्स के बाद में बायोलॉजी करेंगे। पूरा मैटर आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आप देखिए वर्ग 13 हो गया, 14 हो गया, और वर्ग नंबर 15 कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं है और बुक्स नहीं बताती हैं, और एग्जामिनर वो चीज़ें परीक्षा में देगा जो बुक्स में नहीं लिखी हुई हैं। वर्ग 15 और वर्ग 15 जो आता है उसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबिनियानी, इसे क्या बोलते हैं अपन, एंटीमनी, और बिस्मिथ, BI। पहली बात जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इस पूरे ग्रुप को नाम क्या दिया गया। जैसे अपन ने पहले वर्ग को क्या कहा था, क्षार धातु, वर्ग नंबर 2 को क्षार मृदा धातु। तो 15, 16, 17 और 18 ये जो वर्ग है इनको भी अलग से नाम दिए गए हैं। आप यहां से ध्यान रखोगे, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, निकोजन्स। इनको, इस ग्रुप को नाम दिया गया है हेलोजन्स, जैसे उसी प्रकार से कहा गया है निकोजन। और निकोजन क्यों कहा गया है तो आप ध्यान रखोगे, क्योंकि इसमें जितने तत्व आते हैं ना वो क्या करते हैं, दम घोंटू गैस का निर्माण करते हैं। अगर इनकी रिएक्शन होगी गैस बनाते हैं।
देखिए ये जन शब्द जब जब जुड़ता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों रखा गया, ये बिल्कुल मुद्दा है। हाइड्रोजन का नाम क्यों, हाइड्रो का मतलब होता है जल और जन का मतलब होता है उत्पादन करने वाला, तो ऐसी कोई गैस जो जल का उत्पादन कर रही थी। इसी प्रकार अपन बात करें क्या है, निकोजन, तो जन शब्द का मतलब होता है जनरेट करना यानी उत्पादन करना, और निको के लिए अपन ने क्या कह दिया है, दम घोटू। तो ये क्या करती हैं, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये दम घोटू गैस का निर्माण कर लेती हैं, इसलिए इस पूरे वर्ग को क्या कहा गया है, निकोजन। चलिए बात करेंगे इसमें जो तत्व रखे हैं उसमें सबसे पहले तो एक तो बात होगी नाइट्रोजन की, एक बात होगी फास्फोरस की। और नाइट्रोजन के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना ही पड़ेगा मैं कौन से वर्ग की बात कर रहा हूँ, और ये मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन बने वो गलत ना हो। अभी आगे बात होगी जब संयोजकता निकाली जाएगी। अब अपनी दिक्कत यही रहती है केमिस्ट्री के अंदर, अपन रट्टा मारने की प्रयास करते हैं, बिल्कुल भी रट्टा मारने से केमिस्ट्री नहीं आएगी। कोई ये तो है नहीं कि अपन हनुमान चालीसा है जो अपन जितना है वो उतना ही उसको पढ़ लिया काम हो जाएगा। केमिस्ट्री का कोई ये मान लीजिए स्टार्ट बिंदु और लास्ट पॉइंट नहीं है, तो ध्यान रखोगे इसके लिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वाइज आप स्टडी करें, क्लियर करते रहे इन चीज़ों को, तभी अपना क्या होगा, ये जो केमिस्ट्री है वो समझ में आने लगेगी। तो ध्यान से देखोगे, मैं बात कर रहा था नाइट्रोजन की और बात कर रहा हूँ वर्ग नंबर 15 की। अब जब भी अपन ये मान लीजिए एक बार वर्ग वगैरह क्लियर हो गए तो संयोजकता जो होगी, जैसे मैं कहूँगा कि आयनन, विभव, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर अपन ने ये वाला मैट्रिक्स वाला ठीक पढ़ रखा है। तो देखिए नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, और नाइट्रोजन की बात करें प्रतीक है N, और इसके बारे में सबसे पहली खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, लगभग अक्रिय गैस है, लगभग अक्रिय क्या है भाई, ये गैस है। मतलब नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो लगभग क्या है, निष्क्रिय है, वातावरण में रिएक्शन जल्दी से नहीं करती। अब अक्रिय है ये क्यों लिखाया, तो इसका यूज कहाँ करेंगे, तो पहला यूज होगा अतः इसका उपयोग, अब इसका यूज कहाँ करेंगे, एक तो वाहनों के टायरों में, फिर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक गैस आएगी आगे जिसे कहेंगे हीलियम, और हीलियम गैस का प्रयोग होगा वायुयान के टायरों में। लेकिन जो अपने वाहन आते हैं जैसे बस है, ट्रक है, उसमें भी देखो निष्क्रिय गैस ही भरनी है अपने को, तो निष्क्रिय भरने के लिए अपन क्या करेंगे, वाहन के टायरों में कौन सी गैस का यूज कर लेंगे, नाइट्रोजन का। प्लस इसके अलावा कहां, चिप्स आदि के पैकेटों में, तो जब भी अपन मार्केट से चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो जो गैस उसके अंदर भरी होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन। अब ये बात फिर दिमाग में आती है कि नाइट्रोजन ही क्यों, तो एक बार मैं लिख लेता हूं, सभी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। और क्या होगी, इसके अलावा चिप्स आदि के पैकेटों में आप कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में इसके साथ वैसे कार्बोनिल अम्ल मिलाया जाता है, लेकिन बोल सकते हैं जो बुलबुले बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। यहाँ आप नाइट्रोजन का यूज नहीं, नाइट्रोजन का कोई कारण नहीं दोगे। कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों यूज होती हैं वो बात करेंगे अपन अभी। इसके अलावा आप बोल सकते हो कृत्रिम धुआं के निर्माण में, तो जब भी डीजे बजता है तो डीजे वाला बाबू जब भी डीजे चलता है और जब वहां पर वो जो धुआं बनाई जाती है कृत्रिम रूप से, वो धुआं कौन सी गैस की होती है, तो आप उसका आंसर दोगे कृत्रिम धुआं के लिए भी नाइट्रोजन। अब क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है। ये कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, तो यूज कर लिया अपन ने इसका, इसलिए अपन ने किसके टायरों में रख दिया, वाहन के टायरों में। चिप्स आदि के पैकेटों में ये गैस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है। ये अगर नहीं रखेंगे अपन निष्क्रिय गैस, तो ये जो भी उसमें उत्पाद रखा है अपन ने वो जल्दी से बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन यदि अपन ने उसमें नाइट्रोजन भर दी तो वो नाइट्रोजन क्या है, रिएक्शन करती नहीं है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। इसीलिए अपन किस में यूज कर रहे हैं, इसका कोल्ड ड्रिंक्स में यूज कर रहे हैं। और एक अपन ने पढ़ा क्या यूज करने में, जो कृत्रिम धुआं है डीजे पर वो बनाने में किसका यूज करते हैं अपन, कि कौन सी गैस का काम यूज करते हैं भाई, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। दूसरा इसमें जो तत्व है वो आपका है फास्फोरस।
और फास्फोरस का नंबर आता है 15, प्रतीक क्या है P। अब इसमें क्या बात होगी, फास्फोरस के लिए आप याद रखोगे इसका ज्वलनशील ताप कम होता है। अब बात फिर से एक नया वर्ड, जो भी वर्ड नया आएगा मेरे हिसाब से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता रहूंगा। आप लोगों के लिए ये एक नया वर्ड होगा, ज्वलनशील ताप। ज्वलनशील ताप का मतलब वह ताप, वह टेम्परेचर जो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे, वह उस पदार्थ का ज्वलनशील ताप कहलाता है। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कागज है आपके पास और दूसरा मान लीजिए लकड़ी है, तीसरा मान लीजिए आयरन यानी लोहा है। अगर तीनों को अपन टेम्परेचर दें, तीनों को अपन क्या करें, ताप दें, तो सबसे पहले जलना स्टार्ट कौन करेगा, एक कागज। सबसे पहले कौन भाई, कागज, उसके बाद में लकड़ी और उसके बाद में कौन होगा, लोहा। इसी प्रकार तो यही तो क्रम होगा भाई, कैसे जलेंगे ये। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, सबको मान लीजिए अपन ने बराबर टेम्परेचर दिया, ये जल्दी से जल गया, ये अलग, क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है और प्रकृति पदार्थ अलग है, इसलिए इनका जलने का ताप भी क्या होगा अलग, कि कोई कम ताप पर जलेगा, कोई अधिक ताप पर। तो अपनी आवर्त सारणी में बात करें तो न्यूनतम ज्वलनशील ताप मान लीजिए अपन देखें तो वो किसका है, फास्फोरस का। इसलिए अगर अपने वायुमंडल में लगभग 25-26 डिग्री इसका ज्वलनशील ताप होता है और अपने कमरे का टेम्परेचर माना गया है 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग, तो जैसे ही आप इसे बाहर रखोगे ये क्या सौतई क्या करने जलना स्टार्ट कर देगा। अब क्या करें अपन, इसको ऐसी जगह रखो जहां क्या रह सके, ये ठंडा रह सके, इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़े। तो कहां रखेंगे, तो अपन यहां इसको रखेंगे फिर पानी में। देखो एक दो तत्वों को रखा था, सोडियम और पोटेशियम को अपन ने मिट्टी के तेल में, जबकि इसको किस में रख रहे हैं, जल में। बिल्कुल खास बात आप इसका ध्यान रखोगे, इसका ज्वलनशील ताप कम होता है, अतः यह कमरे के ताप पर जलने लगेगा। कमरे के ताप पर ये क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। और जलने से बचाने के लिए क्या करेंगे, अतः इसको जल यानी वाटर में रखा जाता है। ये बात कौन से ग्रुप की हुई भाई, ये बात हुई वर्ग नंबर 15 की। दो ही तत्व वर्ग नंबर 15 में फेमस खास थे, एक तो था अपना नाइट्रोजन, एक था फास्फोरस। नाइट्रोजन लगभग अक्रिय उपयोग कर लिया वाहनों के टायरों, चिप्स, पैकेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कृत्रिम धुआं में। उसके अलावा इसको ज्वलनशील ताप क्या होता है, कम होता है, अतः यह कमरे के ताप पर ही जलना स्टार्ट कर देगा। और इसे जलने से बचाने के लिए अतः इसको अपन कहाँ रखेंगे, पानी में रखा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, कौन से तत्वों को पानी में रखा जाता है, फास्फोरस। कौन से तत्वों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम। तो देखिए ये आज अपन ने जो बात की वर्ग नंबर 13, 14 और 15 की बात की। और अब मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद में वर्ग नंबर 16 ऑक्सीजन वाला ग्रुप रहता है, हेलोजन ग्रुप रहता है 18, यानी मैक्सिमम मान के चलिए आवर्त सारणी की अगर अपन बात करें तो आपकी 2 क्लासें और हो सकती हैं। उसके बाद में अपन एटम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप फोकस से इसे पढ़ते रहें, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मानसिक उत्पीड़न के आप जो साइंस के साथ जुड़े रहें। और थोड़े अगली क्लास में आपके साथ फिर जुड़ेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।